हेलो एवरीवन। तो पहला टॉपिक हमारा इस वीडियो का है करंट अफेयर्स में नानावती आयोग से प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट। देखिए नानावती आयोग जो है वो देखिए जो हमारा टाइटल है ना उसी से हमारा क्वेश्चन और आंसर दोनों ही बन जा रहा है। ठीक है, सीधे सीधे पूछेंगे नानावती आयोग किससे संबंधित है। तो ये देखिए जो गुजरात में 2002 में जो दंगे हुए थे उसी से संबंधित है और इसमें ये देखा गया था कि जो है किसका कितना इन्वॉल्वमेंट है। तो मोदी जी को जो यहाँ पे नानावती आयोग क्लीन चिट देती है। गुजरात जो गवर्नमेंट है वो रिपोर्ट को टेबल करती है असेंबली में। ठीक है, प्रोब क्या था, बर्निंग द साबरमती एक्सप्रेस इन 2002। ठीक है, साबरमती एक्सप्रेस में कुछ लोग जा रहे होते हैं, कर सेवक होते हैं और वो अयोध्या की तरफ वो मूव कर रहे होते हैं। कुछ किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोग जाते हैं और जो है उस ट्रेन में आग लगा दी जाती है जिससे बहुत सारे लोग जो है घायल हो जाते हैं। लगभग 59 लोग की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, मर जाते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग जो है उनकी डेथ हो जाती है इसमें। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे हैं उसमें जो है, छोटे छोटे बच्चे थे। ठीक है, आपकी फीमेल्स थी, जो पुरुष थे, तो सारे लोगों को पूरी बोगी में आग लगा दिया जाता है। ठीक है ना, और इसी के रिगार्डिंग जो है एक आयोग का गठन होता है जिसको नानावती आयोग कहते हैं। उसी के बाद जो है दंगे शुरू हो जाते हैं गुजरात में। ठीक है, ये तो बैकग्राउंड होता है। उसके बाद जो है हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो जाते हैं और सारी चीज़ों को समझने के लिए एक आयोग का गठन होता है। ये है आपका नानावती आयोग। तो इसी के बारे में यहाँ पे समझेंगे। देखिए दिसंबर 2019 में गुजरात में 2002 में हुए दंगों पर नानावती मेहता, ठीक है, नानावती मेहता आयोग की फाइनल रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी गई। ठीक है, कब, दिसंबर 2019 में जो है नानावती मेहता की आयोग की जो फाइनल रिपोर्ट थी विधानसभा में पेश कर दी गई। इस रिपोर्ट में जो हमारे मोदी जी हैं, अभी प्रेजेंट टाइम के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और उस टाइम मुख्यमंत्री थे, वो उनको क्लीन चिट दे दिया गया। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस, ठीक है, गोधरा में, गोधरा एक जगह है वहाँ गुजरात में, और साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, उसकी बोगी में 59 कर सेवकों को जिंदा जलाए जाने के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। तो जो है इसका जो इग्निशन पॉइंट था वो यही था, गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में लोगों को जो है जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया। ठीक है, 15वां वित्त आयोग है उसका कार्यकाल बढ़ाया गया। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, हम देखेंगे कि ये जो है अभी इतना चर्चा में क्यों है। ठीक है ना, 15वां वित्त आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे और इनकी जो कुछ रिपोर्ट्स हैं वगैरह ये सब जानेंगे। तो देखिए 15वां वित्त आयोग जो है रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपा गया है। इस रिपोर्ट में 5 वित्तीय वर्षों, ठीक है, 5 वित्तीय वर्षों 2020-21 से लेकर 25-26 तक के संबंधित सिफारिशें शामिल हैं। तो एग्जाम में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी है 2020-21 से 25-26 तक की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत होगी इसमें। ठीक है, और ये 15वां वित्त आयोग एन के सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया। ठीक है, किसके, एन के सिंह की अध्यक्षता में गठित किया गया। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को क्या कर दी गई है, सौंप दी गई है। ठीक है ना, इसमें क्या है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो राज्यों की जो हिस्सेदारी है उसमें कमी होने के कारण केंद्र और राज्यों, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद बढ़ सकता है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि राज्यों की हिस्सेदारी में कमी आई है जिसके हिसाब से, जिसके वजह से जो हमारा सेंटर और स्टेट है उनके बीच में डिस्प्यूट आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जीएसटी, ठीक है, जीएसटी कंपनसेशन सेस के भुगतान को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मतलब एक जो है स्ट्रेसफुल जो है इन्वायरमेंट बन सकता है, स्ट्रेसफुल स्थिति आ सकती है जीएसटी कंपनसेशन सेस के भुगतान को लेकर। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में। तो ये जो है इस कारण जो हमारा ये जो रिपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़ ये भी देख लीजिए कि कोविड-19 जो महामारी है उसके कारण जो राजस्व पे दबाव बना है उसको भी लेके है यहाँ पे। ठीक है ना, इसमें जो है ना, जो रिपोर्ट में जो फंड्स की बात की गई है तो फंड्स की कम शेयरिंग, ठीक है, इसमें बताया गया कि फंड्स की शेयरिंग कम हो रही है। सार्वजनिक जो स्वास्थ्य निधि है, ठीक है ना, रक्षा वित्त निधि और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की कुछ जो है और कुछ पॉइंट्स जो है इसमें जोड़े गए हैं। तो ये सारे हमारे 15वां वित्त आयोग का था। इसमें एक बार देख लेते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 अक्टूबर 2020 को 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल में विस्तार की मंजूरी दे दी है। ठीक है, इसको कहा गया कि थोड़ा सा जो इनका जो है इसको बढ़ाया गया है। ठीक है ना, बढ़ाया गया है। अगर हम देखिए एक बार ये देख लेते हैं 15वां जो वित्त आयोग है उसका गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। ठीक है, 27 नवंबर 2017 को किया गया था और ये जो आयोग है इसके गठन के प्रमुख कारणों में योजना आयोग का उन्मूलन, ठीक है, योजना आयोग हमारा खत्म हो गया ना, तो उसकी वजह से ये जो 15वें वित्त आयोग है और गैर योजनागत व्यय यानी कि प्लान्ड और नॉन प्लान्ड जो एक्सपेंडिचर है उसके बीच में अंतर जो है बनाना, अंतर जो है क्लियर करना, और जीएसटी की जो है शुरुआत हुई थी तो इसलिए भी ये जो हमारा 15वां वित्त आयोग है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, अब हमारा इसमें क्या है कि
30 अक्टूबर 2020 से लेके 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल में के विस्तार में मंजूरी दे दी है। ठीक है, अगर इसमें देखें तो 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है, अक्टूबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, और ये जो है ताकि वित्त वर्ष 2020-21 से लेकर 2025-26 तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें। तो ये मेरा है। अब देखिए जो 14वां वित्त आयोग है, अगर इस आयोग की पहली रिपोर्ट में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्यों के डिविजिबल जो टैक्स पूल होता है उसके हिस्से में 42% से घटाकर 41% कर दिया गया है। तो जो पहले डिविजिबल पूल था वो 14th जो हमारा वित्त आयोग है उसके अकॉर्डिंग 42% था, लेकिन उसको 1% घटा के 41% कर दिया गया। तो डिस्प्यूट इसी की बात की जा रही है कि मतलब अब राज्यों का और जो है इसके बीच में जो है डिस्प्यूट की स्थिति आ सकती है, क्योंकि जो हमारा आपका डिविजिबल टैक्स पूल है उसको घटाया गया है। दूसरी चीज़ ये भी है कि राज्यों के हिस्से में कमी करने के लिए जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने और जो है अनुच्छेद 370 के अनुमूलन को भी आधार बनाया गया था। तो ये सारे इश्यूज हैं। दूसरा हमारा है लोकपाल को लोगो और आदर्श वाक्य मिला। ठीक है, वो लोकपाल जो हैं उनको लोगो और आदर्श वाक्य मिला। लोगो और मोटो जो है दोनों ही मिला। तो देखिए लोगो अगर आप इनका देखें तो ब्लू कलर का 3% आपको दिखेंगे। ठीक है, और एक जो सबसे बीच में है जो सबसे बड़े होंगे ब्लू कलर के होंगे, उनका जो सर है आप सर के किनारे यानी जो राउंडेड जो हेड दिखाया गया उसके किनारे जो है एक चक्र दिखाया गया है। ठीक है, चक्र दिखाया गया है और ये जो है इस तरीके का कुछ जो है लोगो है। नीचे जो है एक आपका जो स्ट्रक्चर नीचे का दिखाया गया है वो सैफ्रॉन और ग्रीन कलर में है। एक बार आप नेट पे सर्च करेंगे कि जो है इसका लोकपाल का लोगो किस तरीके का है वो आप उसको एक बार चेक करके देख लीजिएगा। तो देखिए लोकपाल जो है ये जो है क्या है, ये जो रिटायर्ड जस्टिस होते हैं पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, इन्होंने नया लोगो लॉन्च किया है इसमें। ठीक है ना, ये किस लिए, ये एपेक्स बॉडी होती है, एंटी करप्शन एम्बड्समैन को बोलते हैं, एंटी करप्शन एम्बड्समैन बोलते हैं। ठीक है ना, तो हमारा ये हो गया। अब देखते हैं इसमें, देखिए भ्रष्टाचार विरोधी संस्था लोकपाल को लोगो और आदर्श वाक्य मिल गया है। त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया के आधार पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहने वाले प्रशांत मिश्र की डिजाइन को लोकपाल के, अब इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या हो गया कि प्रशांत मिश्र जो है और वो प्रयागराज के रहने वाले हैं, उन्हीं की डिजाइन को लोकपाल के लोगों को चुना गया है। मिश्र ने बताया कि लोगो लोकपाल के शब्द के आधारित है। इसमें लोक अर्थात जनता और पाल मतलब होता है देखभाल करने वाला। ठीक है, लोक मतलब होता है जनता और पाल मतलब होता है पालन करता, यानी कि देखभाल करने वाले। ये हैं लोकपाल के आदर्श वाक्य। ठीक है, लोकपाल के आदर्श वाक्य के लिए कोई भी प्रविष्टि उपयुक्त नहीं पाएगी, जिसके बावजूद खुद लोकपाल ने इसे चुना। ठीक है ना, तो ये जो हमारा है, अब देखिए जो लोगो है ये लोगो ही इसेंस, जो लोकपाल का इसेंस है उसी को सिंबलाइज करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 लोग हैं। ठीक है, 3 ह्यूमन फिगर्स हैं और इसमें जो है अशोक चक्र है, बीच में अशोक चक्र है, वो आंख बना रहा है बीच में। ठीक है, और एक जो है बुक के शेप का, जो मैंने सैफ्रॉन कलर का नीचे बताया था, एक बुक के शेप का है। ठीक है, वो क्या है, वो कानून है, वो जो है जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई कलर भी जो है बताया गया, ग्रीन कलर भी है इसमें। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत ही यूनिक बैलेंस बनाया गया है इसमें। ठीक है, और मोटो क्या है, मोटो की अगर बात करें तो देखिए इसमें मोटो नहीं बताया गया है, आप एक बार मोटो भी रख लीजिएगा। मोटो है किसी के धन का लोभ मत करो। ठीक है, किसी के धन का लोभ मत करो, डू नॉट बी ग्रीडी फॉर एनी वंस वेल्थ। ठीक है, डू नॉट बी ग्रीडी फॉर एनी वंस वेल्थ, ये जो है मोटो है, मतलब किसी के धन का लोभ मत करो और डू नॉट बी ग्रीडी फॉर एनी वंस वेल्थ। ठीक है, अब हमारा है जो है मिग 27। ठीक है, मिग 27 की विदाई, थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा इसको जो है टाइम बहुत ज़्यादा ले ले रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं डायरेक्ट ही, आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आप लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करना है मैम। ठीक है, तो अगर मैं बहुत थोड़ा सा एक्सप्लेन करके करूँगी तो शायद मैं उतना जल्दी कर नहीं पाऊँगी, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको डायरेक्टली एज इट इज़ जैसे है मैं वैसे ही आपको समझा देती हूँ। बाकी आपने और जैसे थोड़े से करंट अफेयर्स पढ़े ही होंगे तो आपको आई थिंक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मिग 27 की विदाई जो है की बात की जा रही है यहाँ पे। तो जो ये जो मिग 27 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए था, क्योंकि ये कारगिल युद्ध में भी मिग 27 की बहुत ही अहम भूमिका थी। ठीक है ना, और आखिरी उड़ान जो अगर ये भी एग्जाम में पूछ लिया कि जो मिग 27 है उसका आखिरी उड़ान कहाँ से उसने भरा, तो ये जोधपुर एयरबेस से आखिरी उड़ान भरा गया था। ये फाइटर जेट है मिग 27। ठीक है, फाइटर जेट है, इसकी आखिरी उड़ान जो है जोधपुर एयरबेस से जो है आखिरी उड़ान भरी गई थी। और ये जो है कारगिल युद्ध में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका थी जो है आपका मिग 27 की। ठीक है ना,
तो इसको देखिए बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। MiG-27 को अगर एग्जाम में आएगा कि इसको बहादुर के नाम से कौन से जो हमारा जो फाइटर जेट है उसको बहादुर के नाम से जानते थे, तो ये MiG-27 ही जिसको बहादुर के नाम से जानते थे, ठीक है ना। और ये जो है अब अगर टाइम देखें तो ये 1985 में वायुसेना के बेड़े में शामिल हुई थी, ठीक है। 1985 में जो है शामिल हुई थी वायुसेना के बेड़े में। कई अंतर्राष्ट्रीय शांति और युद्ध अभियानों में भी जो है ये शामिल हो चुका है, ठीक है। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय शांति हो या युद्ध अभियान हो, इसमें भी MiG-27 जो है शामिल हो चुका है। और कारगिल जैसे दुर्गम चोटियां, आप जानते हैं कि कितनी हाई जो है बहुत ही जो है स्टीप पीक्स हैं, वहां पर दुश्मनों के ठिकाने को खोजकर नष्ट किया है हमारे MiG-27 ने, ठीक है ना। अब देखिए ये कम ऊंचाई पर तेज रफ्तार से वार कर सकती है। हाई जो है एलिवेशन पे तो कर ही सकती है ना। हाई एल्टीट्यूड पे जाके वॉर करना, लेकिन ये कम एलिवेशन पे होता है, उस पर भी बहुत तेज से जो है ये वार कर सकती है, ठीक है ना। अब इसकी रफ्तार की अगर बात करें तो 1700 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है, 1700 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, ठीक है ना। तो लगभग 3 दशक की जो है बहुत ही उल्लेखनीय सेवा जो है दी गई है, सर्विस दी गई है MiG-27 के द्वारा, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है भूमिका रही है, ठीक है। युद्ध काल हो चाहे शांति काल हो, ये जो है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है, ठीक है ना। और ये सिर्फ हम कारगिल की बात नहीं करेंगे, ऑपरेशन पराक्रम में भी जो है MiG-27 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, ठीक है ना। इसके पहले भी शायद MiG-23 और MiG-24 आई थिंक ये भी थे, तो ये रिटायर पहले भी हो चुके थे। और मिक्स रेडी का आई थिंक MiG-29 है, आप मुझे कंफर्म करेगा। MiG-29 अभी भी जो है हमारे है वायुसेना में, ठीक है ना। तो ऑपरेशन पराक्रम में जो है इन्होंने, और देखिए इनको कहते हैं स्विंग विंग वर्जन, ठीक है। स्विंग विंग वर्जन कहते हैं, यानी कि स्विंग विंग वर्जन का मतलब ये होता है कि ये किसी भी मतलब जैसे जब जितनी स्पीड चाहिए होती है उतनी स्पीड पे वो जो है उसको स्पीड उसकी एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, और अगर जैसे उसमें जो विंग्स होते हैं, ठीक है ना, अगर हमें बहुत तेज स्पीड चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम विंग्स को फैला भी सकते हैं और हम अंदर भी कर सकते हैं, तो अपनी स्पीड को हम बैलेंस कर सकते हैं जहाँ पे हमें जो है फाइट करना हुआ, अगर हमें ऐसी कोई सिचुएशन, तो उसको इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्विंग विंग वर्जन भी कहते हैं, ठीक है। स्विंग विंग वर्जन भी कहते हैं इसको। तो ये जो हमारा था इसके बारे में। अब ये 26 दिसंबर 2019 को भारतीय वायुसेना ने MiG-27 लड़ाकू विमान जैसे 20 वर्ष पहले पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध यानी 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आखिरी बार जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरी। MiG-27 को रूस द्वारा डिजाइन किया गया था, भी इंपॉर्टेंट है आपका। MiG-27 को रूस के द्वारा डिजाइन किया गया था तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया था, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक देख लेते हैं क्या है। अब देखिए असम कैबिनेट ने सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम 2 बच्चों की समय सीमा तय कर दी है, ठीक है ना। तो अब क्या कहा इन्होंने, असम सरकार ने ये कहा है कि 2021 के बाद से 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, यानी कि सरकारी नौकरी के लिए उनको अयोग्य मान लिया जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन पर्सपेक्ट 2019 ने जो है उनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 2027 तक सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत बन जाएगा, ठीक है ना। किसके अकॉर्डिंग, वर्ल्ड पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव 2019 के अकॉर्डिंग 2027 में इंडिया जो है विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा, ठीक है ना, 2027 तक। अब ये जो है मेन इश्यूज थे। आर्थिक जो हमारा सर्वेक्षण था, इकोनॉमिक सर्वे 1819 ने, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो पिछले कुछ दशकों में कुल प्रजनन दर में बहुत जो है तेजी से गिरावट आई है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये राहत भरी बात है कि जो फर्टिलिटी रेट है उसमें जो है वो जो है डिक्लाइनिंग फेज में हमें दिख रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें एक बार देख लेते हैं। अक्टूबर 2021 में 2019 को असम मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि जनवरी, देखिए ये डेट याद है, जनवरी 2021 के बाद 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को राज्य में कोई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। और इस नीति के तहत यह शर्त किसी को सरकारी नौकरी देते वक्त ही ध्यान में नहीं रखी जाएगी, बल्कि नौकरी के अंत तक भी, ठीक है। इस नीति के हिसाब से यह ध्यान रखा जाएगा उनके बच्चों की संख्या 2 से अधिक ना हो। अब ऐसा ना हो कि नौकरी पाने तक की बात रहे और नौकरी जब मिल जाए उसके बाद जो है वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही हो, तो ऐसी चीज़ें ना हो। अब देखिए अगर हम देखें सर्वेक्षण में 18-19 का जो सर्वेक्षण होता है उसके अकॉर्डिंग जन्म दर प्रति महिला ये 2.2 है, जबकि तीसरे चरण में एक और था उसमें 2.7 था। तो देखिए डिक्रीज तो हो रहा है, फर्टिलिटी रेट डिक्रीज तो हो रही है। और अगर हम जीवन प्रत्याशा की बात करें तो ये 67 हो चुका है हमारा, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये हमारा 69, ठीक है, 69 हो चुका है। जो 1951 में अगर हम कंपेयर करें तो 37 ही था हमारा,
ठीक है ना। अब जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये सारे जो इनके ये जो स्टेट्स हैं, इनकी जो जनसंख्या है वो बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल उसमें बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना। अब अगर आप बात करें जो हमारे रॉबर्ट मॉल्थस थे, उनके अकॉर्डिंग अगर बात करें, ब्रिटिश एक इकोनॉमिस्ट थे, तो इन्होंने बताया है कि संसाधन जो है, उनका जो संसाधन जो हमारा है वो उनका जो अगर हम उनका इंक्रीमेंटल वो अगर हम देखें, ग्राफ देखें, तो संसाधन हमारा बढ़ता नहीं है जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है ना। तो हमारी जनसंख्या कैसे बढ़ती है, हमारी जनसंख्या 2, 4, 8 है ना, और फिर 64 इस तरीके से बढ़ती है, लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज है वो कैसे बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, तो इस तरीके का रेशियो होता है। ये माल्थस के अकॉर्डिंग, ये माल्थस का एक जो है इनकी थियरी है, ठीक है ना। तो आबादी जो है देखिए बढ़ रही है, जो आबादी इतनी ज़्यादा, उसके क्या रीज़न है। तो पहली बात तो जनसंख्या और शिक्षा में गहरा जो है बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। जनसंख्या जो हमारा है, अब देखिए अगर आप शिक्षा की बात करें, अब देखिए अगर एग्जाम में स्टेटमेंट में यही आ गया कि जनसंख्या और शिक्षा में गहरा अंतर है, आप इससे क्या सोचते हैं। तो देखिए जहाँ पे जो जनसंख्या है, ठीक है, जैसे मान लीजिए केरल का एग्जाम्पल ले लीजिए, केरल में जो 10 की जनसंख्या वृद्धि है वो कितनी है, लगभग 4.9% है, अगर मैं सही हूँ तो 4.9% है। जबकि वो सबसे कम जो साक्षर, अगर बिहार की बात करें तो जो 10 की जनसंख्या वृद्धि है वो लगभग 25% है। वहाँ पे 5% है, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ, ठीक है, 5% है केरल में, जबकि यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है केरल में। लेकिन यहाँ पे अगर आप जो है बिहार की बात करें तो 25.1% है, जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, सबसे कम है इंडिया में, ठीक है ना। तो साक्षरता यानी एजुकेशन, आपका लिटरेसी और जो जनसंख्या उसमें जो है एक सीधा कोरिलेशन होता है, ठीक है ना। जब गरीबी बढ़ती है, जो जनसंख्या जो है उसके लिए गरीबी भी एक्चुअली जो है गरीबी जनसंख्या के बढ़ने से रिलेटेड सीधे वो जिम्मेदार है एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, शिक्षा के जरिए जागरूकता फैलाने की बात कर सकते हैं, ताकि परिवार नियोजन के जो है जो उसके लाभ है उससे हम जो है अवेयर हो सकें, ठीक है ना। बढ़ती आबादी का उपयोग भारत की अर्थव्यवस्था में गति देने के लिए किया जा सकता है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स बना लिया हमने, ठीक है ना। कि अब देखिए जैसे चाइना ने का अगर हम देखें तो चाइना ने अपने ह्यूमन को, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स बनाया, हालांकि उनकी फर्टिलिटी रेट अब बहुत कम हो गई है चाइना की, है ना, TFR कम हो गया वहाँ का, लेकिन उन्होंने उसको एज ए ह्यूमन रिसोर्स देखा पॉपुलेशन को, ठीक है। तो अगर हम बहुत निगेटिव में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अगर हम चाहें तो उसको हम पॉजिटिव तरीके से दे सकते हैं, अगर हम स्किल प्रोवाइड कर सकें, उनको हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। एक्चुअली गवर्नमेंट काफ़ी हद तक फेल है इन सब चीज़ों में, तो किसी न कोई चीज़ें कंट्रोल करना चाह रही है। हालांकि अगर जनसंख्या की बात है तो जनसंख्या कंट्रोल करने की नीड भी है अभी, ठीक है ना। तो यही है हमारा कि इस नीति के तहत यह शर्त सिर्फ किसी को सरकारी नौकरी देते वक्त नहीं, बल्कि सरकारी नौकरी के आने के बाद भी देखा जाएगा कि बच्चों की संख्या ज़्यादा बढ़ तो नहीं रही है इनकी। दूसरी हमारी भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, ठीक है। तो देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, तो आपको बस यही आंसर यहीं तक आपको जानना है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थापित किया जाएगा। और ये जो विश्वविद्यालय अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में बनाया गया है, ठीक है। किसका, अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट, ठीक है। ये इंडिया की पहली फर्स्ट यूनिवर्सिटी है फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ठीक है ना। और ये कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में ओपन हो रही है, ठीक है। ये जो है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पे एजुकेशन ले सकेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्लास 1 से लेके पोस्ट ग्रेजुएट PG तक कर सकेंगे, वो जो है PhD डिग्री भी यहाँ से ले सकेंगे, ठीक है। तो इस विद्यालय में कक्षा 1 से लेके जो है परास्नातक, ठीक है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षाएं संचालित की जाएंगी, इवन PhD भी हो सकता है, शोध कार्य भी यहाँ पे होगा, ठीक है, शोध कार्य भी जो है कर सकते हैं। तो ये अखिल भारतीय किन्नर जो सेवा ट्रस्ट है, यही जो है इनको जो है ये हमारा बनाया गया है इसके थ्रू। अब नेक्स्ट हमारा है चीनी एप्स पर प्रतिबंध। तो अभी देखिए शायद आई थिंक परसों की बात है कि कितने 39, अगर मैं सही हूँ आप एक बार बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कि उसके भी फेज वाइज जो है उसको एलिमिनेट करने की बात की गई है, जो चीनी एप्स है, अभी अभी रिसेंट की बात है। तो पहला चरण कहाँ से स्टार्ट हुआ था, देखिए 29 जून 2020 को भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। गैर मतलब है कि यह जो फैसला है यूजर्स के डेटा की सेफ्टी को ध्यान में रख के लगाया गया है ना, कि यूजर्स का जो डेटा है उसको जो है सेफ रखें। लेकिन इतने दिन से सेफ्टी क्यों नहीं कर रहे थे, ठीक है। इसमें टिकटॉक के साथ शेयर इट, हेलो, UC ब्राउजर, लाइकी, ठीक है, बी चैट समेत 59 ऐप्स ऐसे शामिल थे। भारत सरकार ने IT एक्ट, अभी आपको याद रखना जरूरी है, कौन सा IT एक्ट सेक्शन
69A, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IT एक्ट सेक्शन 69A के तहत प्रतिबंधित किया है इसको। दूसरा चरण जो है, पहला चरण कब से स्टार्ट हुआ था, ये ज़रूर याद है कि 29 जून 2020, ठीक है, 29 जून 2020 है, 27 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने पुनः 47 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया। और ये जो है ये 47 ऐप्स बंद किए गए 59 ऐप्स के क्लोन थे। तो पहले जो 59 ऐप्स पहले जो है आपका जो हमारा जून में 29 जून में जो है क्लोज किया गया था, उसी के क्लोन थे ये 47 ऐप्स, ठीक है। तीसरा चरण 2 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने गेमिंग ऐप पबजी के साथ चैट वर्क, चैट रीडिंग, एपलॉग, कैरम फ्रेंड समेत A118, ठीक है, 118 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। अभी जो है कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, शायद 39 या समथिंग कुछ ऐप्स जो है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे डेट वाइज और कितने ऐप्स को जो है ये प्रतिबंधित किया गया है। तो देखिए पबजी खेल, ठीक है, पबजी खेल जो है, पबजी गेम हाल ही में भारत द्वारा प्रतिबंधित ऐप में पबजी भी शामिल है। अब देखिए WHO ने 2018 में पबजी को गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में, गेमिंग डिसऑर्डर क्या होता है, जिससे लोगों की साइकोलॉजिकल कंडीशन डिस्टर्ब हो जाती है, मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, इसके रूप में वैश्विक रोग व स्वास्थ्य समस्याओं की सांख्यिकी में जोड़ा है। इसके अतिरिक्त मनोचिकित्सक ने एक सर्वेक्षण में पबजी खेलने वाले को 13 से 46 आयु वर्ग के 500 लोगों में एडिक्शन स्तर जांचा है, लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, जो लोग पबजी खेलते हैं, हमेशा पबजी देखो कहीं कोने में बैठ के पबजी खेलते रहते हैं। जिसके बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि अनुसंधान में शामिल लोगों की मानसिक नियंत्रण की शक्ति कम हो गई है, ठीक है, किसी अपने ऊपर कंट्रोल, किसी भी चीज़ का, चाहे कोई भी चीज़ हो, अपने ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कंट्रोल खो देते हैं तो फिर हम उसी के अंडर आ जाते हैं, वो जो चीज़ जो हमारा जो अपना अपना जो हमारा मन कहता है वही चीज़ करना शुरू कर देता है, ठीक है, तो वो कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत नॉर्मल, ऐसा नहीं है, ये आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आप अगर अपने आप को कई हद तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए मोपला विद्रोह के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मोपला विद्रोह जो है, या तो फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, मोपला विद्रोह यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।